हम दोनों को यहाँ आए काफ़ी देर हो चुकी है। इतनी देर कि यहाँ मौजूद लगभग सभी चीज़ें उसे जानी पहचानी लगने लगी हैं, जिसमें दीवार पर टंगी पेंडुलम वाली पुरानी घड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। आते ही उसकी पहली नज़र इस घड़ी पर पड़ी थी और मेरे आ जाने तक वो इसे कई मर्तबा देख चुकी है। वैसे तो वो अपनी कलाई में बंधी घड़ी या हाथ में पकड़े मोबाइल में समय देख सकती थी, लेकिन आंखों के ठीक सामने टंगी बड़ी सी पेंडुलम वाली घड़ी को देखना उसे भला लगता रहा। वो ठीक समय पर आई थी, मैं देर से आया था। अमूमन लड़का जल्दी आता है और लड़की देर से आती है, लेकिन ये लड़की समय की बहुत पाबंद है। इसे समय से पहुंचना अच्छा लगता है और मुझे हमेशा ही देर करने की आदत है। हालांकि मैं लड़की से मिलने ठीक समय पर पहुंच जाना चाहता था, इसलिए मोबाइल अलार्म की पहली पुकार पर उठ गया था, लेकिन उठने के देर बाद तक उसके ख्यालों से लिपटा बिस्तर पर ही पड़ा रहा। मुझे दुरुस्त याद रहा कि आज लड़की से मिलने जाना है, लेकिन मैं लड़की के ख्यालों से दूर नहीं होना चाहता था, जबकि मेरा मन ठीक चलकर उस कैफे में अल सुबह पहुंच चुका था जहां मिलना तय है। तब जब कैफे के मालिक ने दरवाजा भी नहीं खोला था, तब जब खिदमतगार ने बुहार भी नहीं लगाई थी, और तब जब रात भर की सीली बदबू गदराए बादलों की भांति मोटे मोटे गद्दों सी बिछी हुई थी। इन सबसे बेफिक्र मैं अपनी सबसे पसंद की कोने वाली कुर्सी पर जा बैठा। मेरी तरह यह कुर्सी अकेली नहीं है, इसके साथ एक और कुर्सी है और ये दोनों कुर्सियां एक गोल मेज से लगी हैं। सिर्फ यही एक मेज 2 कुर्सी वाली है, बाकी सारी 3 या 4 वाली। ज्यादातर मैं अकेला आता हूं, इसलिए मुझे ये 2 कुर्सी वाली मेज अधिक उपयुक्त लगती है। कभी भूले से कोई यार दोस्त मिल जाए तब भी मुझे यही जगह ठीक लगती है। बाज दफा दुनिया से गैर वाजिब हो एक तवील एकांत की चाह में शहर के भीड़ भाड़ से दूर बसा ये कैफे मुझ जैसे डिलेमा और दोराहे पर खड़े आदमी के लिए जन्नत मालूम पड़ता है। मैं यहां बारहा आता हूं। बार बार आने से यह जगह मुझे अपनी लगने लगी है, इतनी अपनी कि कभी कभी मेरा मन होता है कि यहां अपना नाम लिख दूं, कुर्सी पर, मेज पर और लड़की की हथेली पर भी। वो लड़की जो आज मुझसे मिलने आने वाली है, वो आएगी और उसके आते ही मौसम खुशनुमा हो जाएगा। रात भर की सीली बदबू कॉफी और अदरक कुटी चाय की मिश्रित सौंधी खुशबू में बदल जाएगी। वर्षों पुराना ईरानी कैफे किसी अत्याधुनिक कैफे में तब्दील हो जाएगा। काठ निर्मित कुर्सी मेज प्लास्टिक की फैंसी चेयर टेबल में परिवर्तित हो जाएंगी। दीवारों पर रंग बिरंगे फूल खिल उठेंगे और उन पर मंडराती तितलियां मुझे बेतरह याद दिलाएंगी कि इस वक्त तितली जैसी ही एक लड़की मेरे सामने बैठी है। हाँ, लड़की तितली है, रंग बिरंगी पंखों वाली तितली। कितने तो रंग हैं इस लड़की के। मुझे जब भी लगता है कि मैं इसे जानने लगा हूं, समझने लगा हूं, तब कुछ अलग कह मुझे चौंका देती है। लड़की को चौंकाने की आदत है। कल रात बीप की आवाज के साथ चौंका दिया था। एक कॉफी पीने जितना वक्त होगा तुम्हारे पास? मैंने जवाब में बहुत सारे फूल भेजे। मुझे फूल भेजने की आदत है। हालांकि मुझे लड़की की पसंद का जरा भी अंदाजा नहीं कि वो कौन सा फूल हो जो लड़की के मिजाज को सुहाए और रिझाए। तिस पर लड़की फूल चुनकर अपनी मुस्कान रख देती है। मैं उसकी मुस्कान ओढ़ सो जाता हूं। सपने में लड़की श्रीदेवी है। पीले रंग की शिफॉन साड़ी पहन बारिश में नाचती गाती है और मैं विनोद खन्ना की तरह दूर खिड़की पर खड़ा उसे देखता हूं। एक जाहिर सा जुदा ख्याल यह है कि मुझे बारिश नहीं, लड़की पसंद है। आज बहुत बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों में ऐसी बारिश नहीं हुई थी। मौसम बारिश का है भी नहीं। दरअसल ये गर्मी और ठंड के बीच का मौसम है। इस मौसम का मिजाज बचकाना है। धूप और बारिश आपस में आंख मिचौली खेलते हैं। कभी तो आसमान में काले बादल घिराते हैं और झमाझम बारिश। फिर पता नहीं अचानक कहां गायब हो जाते हैं और धूप खिलाती है। उसके कैफे आने के उपलक्ष्य में मैंने मन ही मन मौसम के देवता से बरसने की विनती की थी। लड़की को बरसते मौसम में किताब पढ़ते हुए कॉफी पीना बेहद रुमानी लगता है और मुझे
अदरक वाली चाय के साथ पकौड़े खाते हुए लड़की से बातें करना। लड़की गूढ़ बातें करती है। एक बार उसने कहा, अगले जन्म में मैं कैबरे डांसर होना चाहती हूँ। जोशीले संगीत की धुन पर भड़कीले कपड़ों में नाचते गाते हुए कामुक पुरुषों का मन बहलाना चाहती हूँ। तो एक दफा कहा, ताजमहल काले रंग में बेहद खूबसूरत होता। अक्सर उसकी बातों के अर्थ मुझे बेचैन करते हैं। मैं बेचैनी से पहलू बदलता हूं। कितना असाध्य है प्रेम, और जो प्रेम को साध ले वो 2 कौड़ी का आदमी हो जाता है, लड़की ने सहजता से कहा। मैं मुस्कुराता हूं। एन उसी वक्त मोबाइल स्क्रीन पर एक संदेशा कौंधता है लड़की के नाम का। उसने लिखा है, मुझे समय पर पहुंचना अच्छा लगता है और इंतजार करना बेहद उबाऊ। लड़की की कही बातें मेरे भीतर कहीं गहरे बैठ जाती हैं। मैं उसकी कही बातों की गांठ बांध रख लेता हूं मन की संदूकची में, बिन ताले वाली संदूकची। कभी किसी निरीह एकांत में संदूकची में घुस तमाम गांठें खोल देता हूं। एक दिन उसने कहा, मेरी कहानी का मुख्य किरदार ऐनक लगाता है और तब से ऐनक चढ़ा मैं स्वयं को नायक की तरह देखता हूं। ऐसे तो मैं ऐनक 12 साल की उम्र से लगाता आ रहा हूं, और पहली बार जब ऐनक चढ़ा स्कूल गया था तब सहपाठियों ने खूब मजाक उड़ाया था। इसलिए ऐनक को कभी नायक तत्व की तरह नहीं देख पाया। लेकिन लड़की ने कहा, मैं उसकी कहानी का नायक हूं। लड़की कहानियां लिखती है, विशेषकर प्रेम कहानियां। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी प्रेम किया है? उसने साहिर भोपाली के प्रसिद्ध शेर के मतले की पहली पंक्ति को अपने ताल्लुक ढाल दोहरा दिया। दर्द दिल में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और तुरंत ही प्रश्न गेंद की तरह मेरी ओर उछाल दिया, और तुमने? प्रत्यक्ष में नहीं कहे मैं मन ही मन फैज को बुदबुदाया, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। लड़की ने जैसे सुन लिया, क्या दुख है तुम्हें? दुख तो यह है कि कोई दुख नहीं। जितना सोचते हो उतना लिखते क्यों नहीं? सब लिखा जा चुका है, पीला कुर्ता, धानी दुपट्टा, बड़ा चेहरा और छोटी आंख, और आखिरी प्रेम। आखिरी प्रेम, हां आखिरी प्रेम। लड़की को बेचैनी होने लगती है। प्रेम भी कभी पहला, दूसरा या आखिरी हुआ है? प्रेम तो एक निर्बाध दरिया है जो निरंतर बहता रहता है। मैं उसकी बेचैनी अपने भीतर महसूस करता हूं। उस वक्त मैं पसीने से लस्त उसकी ठंडी हथेलियों के मध्य अपनी उंगली रख उससे कहता हूं, प्रेम बेचैनियों भरा कुंड है, और प्रेमिल चाहनाएं समूह नृत्य में लिप्त अनगिनत मछलियां। नहीं, ऑक्टोपस, 8 भुजाओं से जकड़ रखने वाली। लड़की ने मुस्कुराते हुए यूं कहा जैसे उसके भीतर कुछ छटपटा रहा हो। उसके होठ सूख गए थे, आंखें तरल हो गई थी, उंगलियां कॉफी के कप पर कस गई थी। कभी कभी तो लड़की बंद किताब सी लगती है जिसे मैं हर्फ दर हर्फ पढ़ना चाहता हूं, और कभी कभी उर्दू की तरह इश्क में बिखरी हुई लगती है जिसे समेट मैं कुछ ऐसा रच देना चाहता हूं जो उस जैसा ही अलहदा हो। वो बेहद अलहदा है। मैं उसे परतों में लिपटी गुलाब की तरह कभी नहीं देख पाया। ना ही खुशबू बिखेरती मोगरा लगी। दोपहर में भी वो मुझे सुबह की पहली किरण सी खिली हुई सुगंधित कनेर लगी। वो धवल कनेर सी कोने वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा झुका था। वो कोई किताब पढ़ रही थी। पास ही रखी कॉफी की एक खाली प्याली और गद्द में आकंठ डूबी वो दरवाजे की ओर नहीं देख रही थी। वो मेरी राह भी नहीं तक रही थी। वो प्रतीक्षा में बेचैन नहीं थी। प्रणय की आभा से भरी, अनुरक्ति के आलोक से दीप्त और गरिमा की प्रस्तुत तस्वीर वो। कुछ देर मैं उसे देखता हूं, कुछ और देर तक देखना चाहता हूं, लेकिन उसके पूर्व निर्देशानुसार बैरा एक कॉफी और एक अदरक वाली चाय के साथ भजिए रख जाता है। उसने किताब से सर उठाकर पूछा, तुम कब आए? और ऐसा पूछते हुए उसने उल्लू की आकृति वाली बुकमार्क अधूरे पढ़े पन्नों के बीच रख किताब बंद कर दी। आंखों से ऐनक उतार बगल में रखे बैग के किसी भीतरी खो से केस निकाल उसमें रखते हुए वो मेरी ओर देख मुस्कुराई। जब तुम किताब पढ़ रही थी, कहते हुए मैंने किताब पर नजर डाली। फ्रांस काफ्का की लेटर्स टू मिलेना थी।
सफेद पारदर्शी टॉप और रॉयल ब्लू जीन्स पहने वो बेहद संजीदा लग रही थी। टॉप के भीतर से स्पष्ट दिखाई देते नीले रंग की फ्लोरल ब्रा पर उसके शैम्पू किए खुले बाल बिखरे हैं। आज से पहले मैंने कभी उसके कपड़ों पर गौर नहीं किया था, ना जाने क्यों आज कर रहा था। उसने गहरी पिंक लिपस्टिक लगाई है, मैनिक्योर्ड उंगलियों के नेल्स भी पिंक रंग से रंगे हैं। बाईं अनामिका में छोटे छोटे हीरे से घिरी बड़ी सी रूबी जड़ित अंगूठी, गले में पतली सी चेन से लटकता मैचिंग पेंडेंट और दाईं कलाई में स्लीक घड़ी। लड़की ज्यादातर हल्के रंग के कपड़े पहनती है, मैं उसे किसी अन्य रंग के कपड़ों में नहीं सोचता। वो जो पहनती है मुझे वही मुग्ध करता है। हंसनी मेरे समक्ष है और मैं बेहद मुग्ध भाव से उसे निहार रहा हूं। तुमको देखा तो एक ख्याल आया, मेरे ज़ेहन के आत्मंथन को भाषा और भंगिमा देता यह गीत कैफे के पुराने रिकॉर्ड में धीमे धीमे गुनगुना रहा था। मेरी दशा गीत के रचयिता सरीखी है, ये जानते हुए भी कि मेरी बेसुकून रातों का सवेरा एक नायिका है, मैं तमाम सुबहों से महरूम। कैसे आना हुआ? बेखुदी में एक गैर जरूरी सवाल पूछता हूं। लाइब्रेरी से किताबें लेनी थी और कुछ अन्य जरूरी काम थे। मुझसे मिलना जरूरी कामों में से एक नहीं था। सोचता मैं टेबल पर अपनी दोनों कांपती कोहनी को दृढ़ता से टिकाए सामान्य बने रहने की कोशिश करता हुआ उसके कुछ कहने का इंतजार करता हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो जो भी कहेगी वही मान्य होगा। यह अबोला समझौता है। वैसे भी हमारे बीच सब कुछ बिन बोला ही रहा है अब तक, और अब मैं उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रेम लिखना बहुत सरल है, किंतु प्रेम में होना दुष्कर। उसने टेबल से कार की चाबी उठाते हुए कहा और दरवाजे से बाहर चली गई। मैं उसके मुड़कर देखने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं उसकी प्रतीक्षा का आदी हूं। ठंडी बेमजा चाय की छोटी छोटी घूंट भरता मैं उसके जाने के बहुत देर तक पशुपेश में रहा। वो क्यों आई थी? क्या कहने आई थी? उसने जो कहा उसका अर्थ क्या है? मैं उसकी पंक्ति दोहराता हूं, प्रेम लिखना बहुत सरल है, किंतु प्रेम में होना दुष्कर। मैं लेखक नहीं हूं। प्रेम कहानी लिखना सरल है या दुष्कर मैं नहीं जानता। अलबत्ता प्रेम में होना निश्चित ही दुस्साध्य है। कुछ दिन पहले मैंने ही कहा था, उधर आती हो तो कॉफी के लिए ... मैंने बात अधूरी छोड़ दी थी। सबके सामने यूं कहा था मानो खास आमंत्रण ना देकर बस खाना पूर्ति की हो। मैं किसी खास तरह के निमंत्रण देने की स्थिति में था भी नहीं, लेकिन उसका मैसेज आने तक मैं अपनी उसी अधूरी बात में जीता रहा और वो मुझ में। इन दिनों कुछ अलग सी दुश्वारियों में जी रहा था। मैं क्या कर रहा था, क्या चाहता था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समझना चाहता भी नहीं, बस उसका आना चाहता था। आज वो आई थी, अब चली गई है। उसके जाने और आने के बीच जो भी था नॉर्मल नहीं था। वो जा चुकी है, मैं वहीं बैठा हूं। मैं मुंतजिर हूं, लेकिन वो नहीं आएगी। वो जा चुकी है। उसकी झूठी कॉफी का आधा भरा कप वहीं रखा है। उस कप के साथ वो थोड़ी सी अब भी यहीं है। मैंने चारों ओर देखा। मेरे अलावा वहां एक आध और लोग थे और वे अपने गम में डूबे हुए थे। मेरे दर्द से किसी को कोई सरोकार नहीं था। आश्वस्त होकर मैंने उसका झूठा कप उठा लिया। ठीक लिपस्टिक से बने उसके होठों के निशान पर मैंने अपने होठ रख दिए। मैं उसे चूमना नहीं चाहता था, मैं उसके पास होना चाहता था। मैंने एक घूंट में उसकी छोड़ी हुई पूरी कॉफी पी ली। कहते हैं झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। ये मैंने क्या किया? घबराहट में मेरे पसीने छूट गए। अभी अभी तो वो ये कह कर गई है प्रेम में होना दुष्कर है। जीवन वैसे भी सुगम नहीं, कम से कम प्रेम में जीना तो बिल्कुल नहीं। कितना सरल था जीवन जब हमारे बीच प्रेम नहीं था। प्रेम कब आया? शायद परछाई सा पीछे लगा हुआ था, एक अदद मौके की तलाश में था। अब हमारे बीच है। नहीं, उसने छुआ नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन अब हमारे बीच है, ये हमने जान लिया है। आजिज मन से दरवाजे के बाहर देखने लगा। अमूमन ऐसा तब होता है जब किसी का इंतजार होता है, लेकिन वो तो जा चुकी है, शायद लौट कर नहीं आएगी। फिर मैं दरवाजे के पार क्यों देख रहा हूं? मुझे इंतजार करना अच्छा लगता है, जो कभी लौट कर नहीं आएगी उसका इंतजार।
उसने ये नहीं कहा कि अब कभी नहीं आएगी, लेकिन मैं समझ गया वो नहीं आएगी। सार्वजनिक स्थलों पर मेरे कैसी हो का अच्छी हूं जवाब देगी। मुझे कैफे में घुटन होने लगी। मैं जाने को उठ खड़ा हुआ, किंतु पुनः उस रिक्त कुर्सी पर जा बैठा जहां कुछ देर पहले वो बैठी थी। वहां उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू अब भी बची हुई थी। ये वही खुशबू है जो उसने उस दिन भी लगाई थी। वो दिन बाकी दिन से अलग था शायद, जब मुझसे मैंने तुम्हें मिस किया कहते हुए लिपट गई थी। हम कई महीनों बाद मिले थे। वो अपने पति के साथ थी और आलिंगन बेहद औपचारिक था, किंतु उसके निष्ठ मन के ओज से मेरी देह तप गई थी। मैं उसके मुताल्लिक और नहीं सोचना चाहता। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और जो मोहब्बत ही गम हो तो क्या कीजिए। भीतर से एक आवाज आई और मैं मुस्कुराया। आधी रात की खामोशी में बीप की आवाज पर पत्नी ने करवट बदली। उसका नाम मेरे मोबाइल पर कौंध रहा था, जैसे सफेद शर्ट के बीच रखी पीले रंग की साड़ी। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस आई डू। उसने मुस्कान भेजी। मैं ओढ़कर सो गया। ये कहानी हमारे दौर की चर्चित युवा लेखिका प्रियंका ओम की है। अफ्रीकी देश तंजानिया में रह रही ओम युवाओं के बीच अपनी बिंदास प्रेम कहानियों को लेकर काफी लोकप्रिय हैं। आपकी कई किताबें छप चुकी हैं, जिनमें कहानी संकलन वो अजीब लड़की और मुझे तुम्हारे जाने से नफरत है शामिल है।